हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि से 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों का। तो अगर जो भी वीडियो अपलोड है पहले से, जो 2022 में अपलोड है, शिक्षण अभिरुचि का लगभग 23 या 24 भाग है, वो प्लेलिस्ट में अपलोड है, उन्हें जाकर ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके डीएड के लिए। खासकर वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डीएड वाले तो उसे ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोड है, लगभग 23 या 24 भाग है। और जो अभी 2023 में जो अपलोड हो रहा है, वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न को शामिल किया है। क्योंकि आपके सिलेबस में शिक्षण अभिरुचि में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से 5 से 6 या 10-15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, शिक्षक का व्यवहार है कक्षा में, उससे संबंधित प्रश्न हैं, तो उसको अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधित ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? दिया गया है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो देखिए, सृजनशीलता जो है एक अवधारणा है, एक कल्पना है, जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन विचारों को जन्म दिया जाता है। जिसमें कुछ उपलब्ध साधन होते हैं, उसके आधार पर हम नवीन विचार को क्रिएट करते हैं, जन्म देते हैं। तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुशासन जो है सृजनशीलता का तत्व नहीं है। अनुशासन इसमें राइट आंसर रहेगा, ये तत्व नहीं है। बाकी इन तीनों को जरूर याद कीजिए, मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन जो है सृजनशीलता के तत्व हैं, तो इसे भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है शिक्षा शास्त्र से, जो है शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन आएंगे आपके प्री बीएड में। तो जीन पियाजे जो हैं एक वैज्ञानिक हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक है, मतलब स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। और इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने। और इनकी कितनी अवस्थाएं हैं मतलब सिद्धांत के, तो याद रखिएगा 4 अवस्था है। 4 अवस्था है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, याद रखिए। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो पहला है उसका जो एज है वो जन्म से मतलब 0 से 2 वर्ष है। दूसरा का 2 से 7 वर्ष। तीसरा का 7 से 11 और चौथा का 11 वर्ष से ऊपर रहेगा। याद रखिएगा, पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त अवस्था, चौथा अमूर्त अवस्था। तो पूछा जा सकता है आपसे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, मतलब शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता का विकास करती है। यह कथन किसका है? दिया गया है स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने, तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके छत्तीसगढ़ टेट सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है प्रयास और भूल सिद्धांत के जो है प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, बिग व हंट अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किस में आएगा आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है परिवर्तन का काल कहा जाता है, तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा।
बाल्यावस्था को खेलने की अवस्था, खिलौने की अवस्था, प्री स्कूल अवस्था, स्कूल अवस्था कहा जाता है और गैंग समूह की अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान का ताल एवं तूफान का जो काल है वह संघर्ष का काल कहा जाता है, परिवर्तन का काल और स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। परिवर्तन यहाँ पर दिखा है, मतलब आप मार देना ऑप्शन सी, किशोर अवस्था। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि बालक में, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालक में, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि वाले बालक में। जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। 105 जो बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। अब देखिए इसे श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक जो होते हैं 120 IQ लेवल से ऊपर वाले को श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। 110 से 120 के बीच वाले को प्रतिभाशाली बालक, मतलब बोले तो हम सामान्य से थोड़ा अधिक बुद्धि वाले, सामान्य से अधिक बुद्धि वाले, और 90 से जो 100 होते हैं उनको सामान्य बुद्धि वाले बालक, और मंद बुद्धि बालक जिनका 80 होता है, 80 से 90। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, आपको यहाँ पर IQ जो है IQ लेवल भी है, या आप इसे बुद्धि लब्धि लिख सकते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, नीचे में आपको वास्तविक आयु, और इंटू 100। तो इस प्रकार आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। जैसे कोई बालक जो है जिसका मानसिक आयु, मतलब किसी बालक को, अगर कोई बालक 6वीं कक्षा में पढ़ता है और वो 8वीं कक्षा के जो गणित है उसको सॉल्व कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को, तो उसका जो मानसिक आयु है वो, मतलब चलिए हम एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, उसका जो वास्तविक आयु है 10 साल है और मानसिक आयु जो है वो 12 साल है, इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा 120 आ गया। मतलब ये सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धि वाले बालक हैं। इस प्रकार से आपको निकालना है। जब भी बुद्धि लब्धि निकालना हो तो पहला मानसिक आयु, वास्तविक आयु और इंटू 100 कर देना है, उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। तो ऑप्शन ए सम्मिलन का चीज़ों में अंतर न कर पाना सम्मिलन का उदाहरण है। क्योंकि बच्चे उड़ने वाली चीज़ों में अंतर नहीं कर पा रही है, वह प्रत्येक उड़ने वाली चीज़ को चिड़िया समझती है। तो इसका उदाहरण आएगा सम्मिलन। किसी चीज़ में अंतर न कर पाना सम्मिलन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। तो देखिए स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों से जुड़ रहे बच्चों को जिनकी प्रतिभा हो, ऐसे बच्चों का स्व अधिगम मॉडल जो है सहायता करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्ति की भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों में, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। बताइए, व्यक्तिक विभिन्नता मतलब व्यक्तियों में अंतर, क्या उनकी रुचियों में अंतर हो सकता है कि कक्षा के बालक में, सीखने में, चरित्र में? तो देखिए हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात किया गया है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में अंतर होता है। कोई बालक सीखने में रुचि लेते हैं, कोई ज़्यादा लेते हैं रुचि, किसी सीखने की क्षमता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसका चरित्र अच्छा होता है, किसी का चरित्र थोड़ा सा खराब होता है।
तो उसके आधार पर ये सभी इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गैने। तो देखिए बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्पीयरमैन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो देखिए यह कहा है स्किनर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना को अधिगम बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा दिया गया है, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतःवैयक्तिक कौशल। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर द्वारा जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं उसमें सृजनात्मकता जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने 8 बुद्धि के प्रकार बताए हैं तो उसमें सृजनात्मकता नहीं है। पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो 8, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो देखिए मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो उपरोक्त सभी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदैहिक। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। इस स्तर पर जो है बालक बहुत ही मोटे तौर पर किसी सामान्य संकेत के प्रति अनुक्रिया करता है। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपक के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम भी कहती हैं, एसआर लर्निंग कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपको इतना याद रखना है, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन जो है सीखा जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ बीएड और डीएड के लिए और छत्तीसगढ़ टेट सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।